आइए शुरू करते हैं। हमारा वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले इसी चीज़ को देखा जाए। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं, यहाँ ध्यान से समझेंगे, फ्लक्स रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। यहाँ फ्लक्स का मतलब क्या, फ्लक्स रेखा का मतलब क्या है सर जी, तो फ्लक्स रेखाओं का मतलब है, कह सकते हैं आप, बल रेखाएं। कैसी रेखाएं बच्चों, बल रेखाएं। कैसी बल रेखाएं, तो जो आवेश से निकल के जाएगा, आवेश से जो रेखाएं निकलेंगी वही बल रेखाएं होंगी। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र हमारे पास कोई है, ध्यान से समझेंगे, अगर इस प्रकार से हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया, कोई पृष्ठ क्या किया, रख दिया, तो इस पृष्ठ से लंबवत कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से लंबवत यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह कितना गुजर रहा है, आप कह सकते हैं उसी के नंबर्स को, उसी के संख्या को क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, तो इसे इस फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान ई, ध्यान से समझेंगे, वैद्युत फ्लक्स जो है इसका जो मान होगा वह कितना होगा, तो जिस वैद्युत क्षेत्र में हम यह पृष्ठ रखे हैं, जिस वैद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को क्या किए हैं, रखे हैं, उस वैद्युत क्षेत्र E और ds, इसको आप dA मान लीजिए, आप S भी मान सकते हैं, सरफेस, इसको हम कह रहे हैं एरिया। वैद्युत क्षेत्र E और dA के अदिश गुणन के बराबर होता है। यह क्या होता है सर जी, तो आप जानते होंगे अदिश गुणन क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो इतना होता है वैद्युत फ्लक्स, हाँ इतना होता है, लेकिन बच्चों यह छोटा सा होगा क्योंकि एरिया छोटा सा लिया गया है। उस पृष्ठ अवयव dA से, उस पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, यानी d फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA। मतलब क्या सर जी, जैसे यह वैद्युत क्षेत्र है या पृष्ठ है, इसका एरिया अगर A है, तो अगर हम यहाँ छोटा सा एक भाग लेते हैं, छोटा सा पृष्ठ लेते हैं dA, तो इस पृष्ठ से कितने लाइन्स गुजर रहे हैं, इस पृष्ठ से, इस dA से कितने लाइन गुजर रहे हैं, वह लाइन्स यानी वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और यह जो dA है, इन दोनों का जो अदिश गुणन होगा, उस दोनों के अदिश गुणन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, d फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नोटिस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है बच्चों, जो यह वैद्युत फ्लक्स था उसको हम फाइंड कैसे करेंगे सर जी, यानी वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कैसे करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो है वह क्या होने वाला है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र या फिर वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होने वाला है वह क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले की बात करें तो किसी पृष्ठ dA या फिर ds से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है d फाई, वह कितना देखें, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। जी सर जी, इतना देखें। हम जानते हैं बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा लगाते हैं, तो यह जो d फाई E होगा आपका, वह क्या होगा, वेक्टर E डॉट dA cos थीटा। क्लियर है, समझ पाए। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, कभी कभी यहाँ आपसे वैद्युत फ्लक्स का समाकल रूप पूछ लेता है, तो इसका जो समाकल रूप होता है वैद्युत फ्लक्स का, समाकल रूप जो होता है इसका, या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, छोटे से अवयव के कारण जो वैद्युत फ्लक्स था वह d फाई था। अगर हमें पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए तो इस छोटे से भाग का समाकलन कर देंगे, यानी यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वह क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई ए, क्लियर, सॉरी d फाई ए, समझ पाए। अब यहाँ पे d फाई का मान आपने निकाला ही है क्या, E dA वेक्टर E डॉट dA, या फिर इसी को कह दीजिए E dA cos थीटा वेक्टर E डॉट dA, या फिर इसी को कह सकते हैं E dA cos थीटा। तो यह बच्चों आपका वैद्युत फ्लक्स का समाकल रूप होता है, याद रखेंगे, पूछ सकता है वैद्युत फ्लक्स का समाकल रूप क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। यहाँ सर जी बंद क्यों किए हैं, क्योंकि यह क्लोज सरफेस के लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। क्लियर है, सूत्र समझ पाए, तो सूत्र आप तो यह याद रखेंगे या फिर यह याद रखेंगे। इस सूत्र का यूज हम लोग डिराइवेशन में करेंगे जब इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे अभी तब। सूत्र समझ में आया, आगे देखिएगा। कहा जा रहा है जहाँ थीटा क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश dA के मध्य
कोण है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है और इसका जो मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। इसका विमीय सूत्र भी यहाँ लिखा गया, आप लोग निकाल सकते हैं, यह इसका विमीय सूत्र होता है। थोड़ा सा आगे बढ़े कुछ इससे रिलेटेड नोट्स के पॉइंट पे, तो इससे रिलेटेड जो नोट के पॉइंट है उस चीज़ों पे ध्यान देंगे। सूत्र और आप लोग समझेंगे ध्यान से, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। इन सूत्रों से जरूर आप प्रयास करेंगे सवाल को लगाने का। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ कुछ नोट्स का पॉइंट हमने क्या देखा अभी जस्ट, हमने देखा जो वैद्युत फ्लक्स है वह फाई बराबर क्या हो सकता है, ई। कब जब आपने कहा सर जी हमने तो देखा यार डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, जी यह तो है ही, लेकिन बच्चों इसको आपने ऐसे भी तो लिखा, क्या, ई डी ए कॉस थीटा। हम नोटिस करेंगे जहाँ जिस पॉइंट पे आप फ्लक्स अगर ये और ये दोनों को एक डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो थीटा 0 होगा, और उस कंडीशन में कॉस 0 अंश का मान 1 होगा, और उस कंडीशन में यह वैल्यू कितना मिलेगा, ई डी ए। और जब आप पूरे फ्लक्स पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे फाई, तो आप इसका समाकलन करेंगे तो यह है आपको क्या मिलेगा, डी ए। यानी समाकलन केवल किसका होगा, समाकलन होगा डी ए का, तो ई बाहर आ जाएंगे, डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई। और अगर इनके बीच कोण थीटा है तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? फिर से समझेंगे। डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट हटाए कॉस थीटा आया। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उस कंडीशन में थीटा का मान 0 होगा, कॉस 0 अंश का मान 1, क्या मिलेगा, ई डी ए। अगर टोटल सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो समाकलन कर देंगे, यहाँ ई बाहर हो जाएंगे, डी ए का समाकलन करेंगे, पूरा पृष्ठ मिलेगा जिसका एरिया ए मान लीजिए, तो क्या होगा, ई ए। यह आपका टोटल फ्लक्स होगा। अगर इनके बीच कोण थीटा है तो यह क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ अगर आपका थीटा 0 हुआ तो इस कंडीशन में फाई ई जो आप यहाँ लिखे हैं यह मैक्सिमम होगा जो कि ई ए होगा। अगर बच्चों थीटा जो है वह 90 अंश से बड़ा हुआ और कॉस 90 अंश से बड़ा होने पे यह जो वैल्यू आएगा आपका वह नेगेटिव में आ जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 से जैसे ऊपर जाएंगे कॉस थीटा का मान क्या होने लगता है, माइनस होने लगता है, क्योंकि कॉस 90 का 0। अब ऐसे कोण बढ़ाएंगे किस में जाएंगे, माइनस में। और अगर यही बच्चों थीटा आपका 90 से छोटा है तो यह जो वैल्यू होता है वह आपका प्लस में होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है, यानी आप वहाँ निकाल सकते हैं ये कॉस थीटा इस सूत्र के आधार पर। ठीक है, समझ पाए। 0 होगा तो मैक्सिमम, 90 से बड़ा होगा तो नेगेटिव, और अगर 90 से छोटा हुआ तो कुछ वैल्यू आएगा जो कि वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे आप रख के निकाल सकते हैं ई कॉस थीटा पे। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है। सारे पॉइंट क्लियर हो तो इससे रिलेटेड आपके बुक में जो भी प्रश्न होंगे उनको लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। और हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देख सकते हैं बच्चों क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नोट से रिलेटेड पॉइंट कि वैद्युत फ्लक्स का जो बच्चों पॉइंट है वह नोट करने वाला, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स सर जी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यानी कॉस 90 अंश पे वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे नोटिस करें, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर नहीं दिखेगा तो सुनेंगे ध्यान से जो बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत क्षेत्र बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहा होता है तो वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर जाने वाला ऋणात्मक होता है। जब विद्युत क्षेत्र बंद पृष्ठ से बाहर निकल रहा होता है तो फ्लक्स जो होता है वह धनात्मक होता है। जब पृष्ठ के समांतर होता है तो फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी अगर पृष्ठ में हमें लाइन से गुजर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अगर बाहर निकल रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर इस पृष्ठ के समांतर हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ पाए तो इस चीज़ को याद रखना, किसी पृष्ठ से अगर वैद्युत बल रेखाएं इंटर कर रही तो फ्लक्स ऋणात्मक, बाहर निकल रही है धनात्मक। अगर उस पृष्ठ के समांतर है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के दिशा के, तो उस कंडीशन में 0। क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है। गॉस का नियम आपके एग्जाम ऑफ यूज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो गॉस का नियम है बच्चों वह आपके एग्जाम ऑफ यूज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे
क्योंकि आपके पेपर में यह पॉइंट बार बार पूछता है। गॉस का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। गॉस का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार बताया गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो जैसे यह पृष्ठ है, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, जो वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है या बन रहा है इस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, तो वह फ्लक्स जो होगा इसके अंदर उपस्थित आवेश, कुल आवेश जितने टोटल होंगे सभी का सभी आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q इंटू 1/ε0। यह है आपका वैद्युत फ्लक्स है। यानी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उस पृष्ठ से अंदर घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्लियर है बच्चों। यानी सूत्र आपका हो सकता है फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, या फिर इसी को कह सकते हैं Q/ε0। समझ पाए। अब यहाँ पे हमने इसका समाकलन रूप अभी जस्ट देखा है। आपने इस सूत्र को ऐसे भी पढ़ा, वेक्टर ई डॉट डी ए, और इसी का अगर इंटीग्रेशन फॉर्म देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। तो याद रखेंगे यह सारे सूत्र आपके फ्लक्स के ही हैं, वैद्युत फ्लक्स के। कौन कैसे यूज होगा, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। यह पॉइंट आप डायरेक्ट यूज करिएगा जब आपका डाटा नंबर्स में दे। यह पॉइंट आप कब यूज करेंगे, जब डिराइव करेंगे वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड अनुप्रयोग। यह भी आपका न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। इसको यूज करते समय आप याद रखेंगे कि यह नियम जहाँ भी अप्लाई किया जाएगा वहाँ 3D फिगर होगा, यानी बंद पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा बच्चों, बंद पृष्ठ। क्लियर है, समझ पाए। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आई होप आपने गॉस का प्रमेय समझा होगा। गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान दीजिएगा। गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या कहा जा रहा है बच्चों, गॉसियन सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह आकार पर निर्भर नहीं करता। यानी जो गॉसियन पृष्ठ है उसके आकार पे गॉसियन फ्लक्स निर्भर नहीं करेगा। छोटा पृष्ठ है, जितना फ्लक्स गुजर रहा है, बड़ा पृष्ठ है तो भी उससे उतना ही फ्लक्स गुजरेगा यदि उसके अंदर आवेश समान है तो। दूसरा कह रहा बच्चों, गॉसियन सतह से गुजरने वाला जो गॉसीय सतह के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी गॉसियन सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा यह गॉसियन सतह के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब सर जी आवेश यहाँ कोनवा पर रहे या केंद्रवा पर रहे, इस पे डिपेंड यह नहीं करेगा। यानी जितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से भी गुजरेगा। यहाँ बताया जा रहा है बच्चों, गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स केवल सतह के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ पर। यानी आवेश कितना है इस पर डिपेंड करेगा, 1 कूलम 2 कूलम 10 20 50 100 कूलम, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि सतह पे। कहा जा रहा है किसी बंद सतह में आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को क्या माना जाता है, धनात्मक। ये चीज़ें हमने पीछे देखा है। क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट बच्चों हमारा होने वाला है, अगले पॉइंट पे अगर बात करें कुछ और गॉस के प्रमेय से रिलेटेड पॉइंट, तो यहाँ देख पा रहे होंगे क्या बताया जा रहा है, यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर अलग अलग आवेश रखे जाते हैं तो कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी अगर टोटल है, अगर मान लो पृष्ठ के अंदर हम यहाँ प्लस Q1 रख दें, माइनस Q1 रख दें, प्लस Q2 रख दें, माइनस Q3 रख दें, 3Q3 रख दें, तो इनका जो बीजीय योग होगा यानी चिन्ह सहित इनके योग के बराबर होगा आपका क्या, कुल आवेश। जैसा कि आपके प्रश्न में जिक्र किया गया है कि कुल आवेश का 1/ε0 होता है फाई ई, कुल आवेश का 1/ε0। तो यहाँ कुल आवेश का मतलब है पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखे गए हैं वह आवेश का चिन्ह सहित योगफल लेना है।
यानी यहाँ देख पा रहे हैं जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल सेट किया गया प्लस क्यू 3 3 6 क्यू, 6 क्यू में से 4 क्यू घट जाएगा यानी 2 क्यू बचेगा प्लस 9 क्यू, यानी टोटल कितना आवेश होगा 11 क्यू। यानी चिन्ह सहित आवेशों को लिया जाएगा, ना कि आवेशों को विदाउट चिन्ह को इग्नोर किया जाएगा। कुल आवेश का मतलब क्या बच्चों, उसके अंदर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के लिया जाएगा, यानी उनके नेचर सहित। अगला पॉइंट क्या रहा है बच्चों, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। जैसा कि हमने बताया, आवेश जो है चाहे कोनवा पर रहे चाहे एकदम केंद्र पर रहे, उससे डिपेंड नहीं करेगा वह कहाँ है पृष्ठ के अंदर, केंद्र पर रहे, कोने पर रहे, एकदम किनारे रहे, फ्लक्स इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोग इन सभी पॉइंट्स को समझे होंगे। यानी वैद्युत फ्लक्स है क्या, गॉस का प्रमेय है क्या, या दोनों पॉइंट आपके एग्जाम ऑफ से इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो है वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।